सो गाइस, अब करते हैं हमारे फिजिक्स टीचर के साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चन। तो सर, आप तैयार हैं हमारे साथ? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर, जैसे कि जो हम लोग का ग्लास होता है, ग्लास विंडो ग्लास, कभी कभी होता है कि हम लोग का फेस दिखता है मिरर जैसा, या कभी कभी ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये होता है लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से। जब भी लाइट किसी ऐसे ग्लास सरफेस से टकराता है तो उसमें दो फिनोमेना होते हैं। कुछ लाइट अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और कुछ लाइट जो है वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, यानी कि वहीं से वापस आ जाते हैं, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो जब आप अंधेरे कमरे में होते हो तो आपको बाहर में ज़्यादा रोशनी है, अंदर में जब अंधेरा है, जब आप रूम के अंदर में हो तो बाहर में ज़्यादा रोशनी होने की वजह से बाहर का जो लाइट आ रहा है उस विंडो के होते हुए, उस विंडो के थ्रू, वो आपके आंखों तक पहुंचता है, तो आपको बाहर का इमेज ज़्यादा दिखता है। जब बाहर अंधेरा होता है, आप रूम में होते हो, तो बाहर से कोई भी लाइट नहीं आ रहा है, तो अंदर का जो रिफ्लेक्शन है वो आप ही तक पहुंच रहा है। तो जब डार्कनेस जो है वो अंदर की ओर होगा तो बाहर का चीज दिखेगा, जब डार्कनेस बाहर की ओर होगा तो अंदर का चीज दिखेगा। तो बाहर डार्कनेस होने से वो मिरर जैसा दिखेगा, और बाहर जो है वो अगर लाइट है तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो बस बेसिक यही रीजन है। सर, दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग का जो साबुन होता है, हाँ। वो जो साबुन जब बबल होता है, जब हम लोग नहाते हैं, जो उसको बबल होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का आता है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? एक्चुअली ये लाइट के रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की वजह से होता है। अगेन इसमें क्या है कि लाइट जब सोप बबल, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अभी जैसे आपको बताया मैंने, तो लाइट जब उसमें एंटर होता है तो उसके सरफेस से और इनर सरफेस से, आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों से वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। ठीक है, हम अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला देख रहे हैं, जो चला गया है, पार हो गया, उसको छोड़ देते हैं, वो हमें नहीं दिखता है। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होता है तो उसमें दोनों लाइट जुड़ते हैं, उस जुड़ने को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि दोनों लाइट जब जुड़ जाते हैं तो जुड़ने की वजह से हमें पता है कि सफ़ेद लाइट जो है वो अलग अलग कलर होता है, जैसे रेनबो में होता है अलग अलग कलर, तो वो सारे अलग अलग कलर डिस्पर्स हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, फिर जुड़ते हैं। तो उस केस में वहाँ पर हमें सोप का जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है, क्योंकि इंटरफेरेंस का फिनोमेना वहाँ पर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे में। सर, तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे रेनबो, कभी कभी होता है कि बारिश होता है तो रेनबो उठता है, या कभी कभी बारिश होता है तो रेनबो नहीं उठता है। हाँ। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? एक्चुअली जब आप रेनबो ऑब्जर्व करते हो तो वो बेसिकली होता है बारिश के बूंदों की वजह से और सन के साथ में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रेनबो जो है वो फॉर्म होता है, सनलाइट जब उस वाटर ड्रॉपलेट पर फॉल होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसमें होते हैं, तो लाइट फिर डिस्पर्स होता है। जैसे आपको बताया कि वाइट कलर जो है वो अलग अलग कलर में जो है वो बन जाता है। तो वाइट लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में हो गया, उसके बाद में वो आपको वहाँ पर उस ड्रॉपलेट का वो एक वहाँ से दिखेगा निकलता हुआ लाइट कि एक रेनबो फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन वो हर रेन के बाद नहीं होता है, क्योंकि ड्रॉपलेट को यहाँ होना चाहिए, सन को यहाँ होना चाहिए। तो सन से जब लाइट पड़ेगा तो ड्रॉपलेट से वापस आपके आंखों तक रिफ्लेक्ट करेगा, और आपके पीछे सन को होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर हैं, सन पीछे होगा, ड्रॉपलेट आगे होगा, तो लाइट आएगा वहाँ से रिफ्लेक्ट आपके आंखों तक आएगा, तब यहाँ पर आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा। और ये तभी होता है जब आपके पीछे सन है, आपका ड्रॉपलेट आगे है, बारिश आगे की ओर हुआ है, या फिर मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में ज़्यादातर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सन अभी पीछे नीचे की ओर है, तो नीचे है तो आपके पीछे हो सकता है। और जैसे आप सन जब ऊपर चला गया तो उसके नीचे तो आप नहीं हो, मतलब आपका देखने का तरीका उस तरीके से नहीं रहेगा, तो आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो हमेशा ये फॉर्म होता है, ड्रॉपलेट हमेशा होते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं क्या, रात में चमकते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो चमकते नहीं है। हाँ, प्लैनेट्स और तारों में बहुत बड़ा अंतर है। प्लैनेट्स जो हमें दिखते हैं वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं, और तारे जो है वो एक स्टार जो है वो अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, और वो उसका लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर के भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, सब में टेम्परेचर भी अलग अलग है। तो लाइट जैसे भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाता है तो वो बेंड होता है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ तो वो आपको ट्विंकलिंग के जैसा दिखेगा।
तो क्योंकि स्टार्स बहुत दूर में हैं और वहाँ से लाइट आता हुआ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर की वजह से, तो इसीलिए वो ट्विंकलिंग हमें दिखता है। प्लैनेट जो है वो नज़दीक में है, तो हम उसी प्लैनेट को देख पाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में, इसी की वजह से हमें प्लैनेट जो है वो ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देते। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जो आइस बर्फ होते हैं वो पानी में तैरते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सॉलिड चीज़ें जो पानी में डूब जाते हैं, इसका पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी कोई भी सॉलिड को हम लिक्विड में डालते हैं, तो अगर सॉलिड जो है वो उस लिक्विड के कंसंट्रेशन से, उस लिक्विड से अगर सॉलिड जो है हल्का है तो वो लिक्विड के ऊपर रहेगा, ठीक है, और सॉलिड डूब जाएगा। जैसे आप पत्थर डालोगे तो वो डूब जाएगा। लेकिन हमारे बर्फ के केस में क्या है कि बर्फ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बर्फ, पानी से जब बर्फ बनता है तो वो फैलता है। उसके वजह से क्या है ना कि जब आप देखोगे कि किसी पॉन्ड में या कहीं पर भी बर्फ, अगर आप देखोगे आइसबर्ग्स देखोगे, तो उसका 90% भाग डूबा हुआ रहेगा, या 90 to 92% भाग जो है डूबा रहेगा, और सिर्फ कुछ ही भाग जो है ऊपर में दिखता है। उसका यही रीज़न है क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी जो है उस आइस का, वो वाटर से थोड़ा सा वो भारी रहता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहता है कि पूरा उसको डुबा पाए, ठीक है, या कह सकते हो कि वो उसके डेंसिटी के आसपास नहीं रहता है। तो इसके वजह से जो है वो इस तरीके से डूब जाता है बाकी सॉलिड्स, और बाकी हमारा बर्फ जो है वो नहीं डूबता। आप जब फ्रिज में भी बर्फ जमाने के लिए आप बॉटल भर करके रखते हो तो थोड़ा सा पानी आप उसमें जगह छोड़ते हो पानी के लिए, अदरवाइज जो है वो बाहर फट सकता है आपका। हाँ, तो इसका पीछे भी यही रीजन है। जो आपका टाइटेनिक है, टाइटेनिक में क्या हुआ कि बर्फ थोड़ा सा दिख रहा था लेकिन नीचे में काफ़ी बड़ा था, है ना, तो 90% ही डूबा हुआ रहता है, तो इसी वजह से। ठीक है सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि जो हम लोग जो खेलते हैं तो खेलते हैं क्या पसीना आ जाता है, तो पसीना आने से हम लोग को अंदर से पूरा ठंडा क्यों महसूस होता है? हाँ, पसीना आने का पसीना आने के बाद आपको ठंडा लगता है। पसीना आने से पहले आपको गर्मी लगेगा, गर्मी लगता है, फिर पसीना आएगा आपको ठंडा लगेगा। तो क्या होता है ना कि ये इवेपोरेशन जो होता है, आपका लिक्विड जो होगा पसीने में आएगा, उसके बाद वो लिक्विड जो है वेपराइज हो जाएगा, वो लिक्विड फिर गैस बन जाएगा। तो उस प्रोसेस में जब लिक्विड गैस बनता है तो लिक्विड को गैस बनाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है। जब आपका बॉडी उस टेम्परेचर को दे देता है तो लिक्विड जो है गैस बन गया, आपका बॉडी जब टेम्परेचर दे दिया तो आपके पास टेम्परेचर कम हो गया, तो आपको ठंडा लग रहा है, तो इसकी वजह से। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो पक्षियाँ होता है वो तार के लाइन पे, मतलब तार वायर पे बैठते हैं लेकिन उसको करंट नहीं लगता है, लेकिन हम इंसान अगर उस तार पे बैठेंगे तो हमको करंट लग जाता है। इसका बेसिकली अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में देखें तो एक ये रीज़न है कि पक्षियाँ जब बैठती हैं किसी वायर में तो सिंगल फेज पे बैठती हैं, एक ही लाइन पे बैठती हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का यूज करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का यूज करते हैं, तभी करंट फ्लो करता है। तो पॉजिटिव में अगर वो बैठी हुई हैं या नेगेटिव में अगर बैठी हुई हैं तो उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो दोनों में अगर टच हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, तो फिर उनको करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ज़्यादा से कम। तो जहाँ प्लस है, प्लस से माइनस, वहाँ पर करंट फ्लो करेगा। लेकिन इस केस में दोनों कनेक्टेड ही नहीं, अलग अलग है, तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता है। और हम बैठेंगे तो हम लोग हो सकता है कि टच कर लें तो हमें करंट लगेगा, या फिर हमारा बॉडी जो है काफ़ी बड़ा है, जब हमारा बॉडी बड़ा है तो हम वहाँ पर हमारा किसी भी एक पार्ट पे हम टच करते हैं तो बाकी पार्ट जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल में आ जाता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। बाकी एक और भी है कि पंछियों के पैर में उस तरीके का वो बना हुआ रहता है कि लिक्विड उसमें बहुत कम रहता है। तो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये मैं इस पर इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। बाकी फिजिक्स से हम किस तरीके से समझ सकते हैं। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट के लिए। और गाइस, अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानना है तो ये बुक परचेस कीजिए, क्योंकि ये बुक में हर एक चीज़ का आंसर, हर एक चीज़ का रीज़न दिया हुआ है। तो ये बुक परचेस कीजिए और अपना फिजिक्स को बहुत ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक ले जाइए। और अगर ये बुक परचेस करना है तो लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में डाले दिए हैं, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।